प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका विज्ञान का बहुत ही जल्दी परीक्षा होने वाला है और मैंने जितना भी टॉपिक चैनल पे पढ़ा दिया है आपने उसका रिवीजन कर लिया होगा, ये मुझे विश्वास है। अगर नहीं भी किया होगा तो अभी भी आपके पास समय है और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में मैंने वो सारा कुछ कराया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं चैनल में। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे अध्याय 9। ये वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान का है जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम है और इसको सही करते हैं, अगली वीडियो में आपको बिल्कुल साफ मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोगों को समझना है मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ क्या समझना है। मानव में लिंग निर्धारण, है ना, लिंग निर्धारण अर्थात जो मनुष्य होता है उसमें किस तरीके से लिंग का निर्धारण होता है। अब लिंग निर्धारण का मतलब क्या है? लिंग निर्धारण का मतलब ये है, जैसे आपने देखा है कि हम लोगों को जन्म किसने दिया? हमारे माता और पिता ने मिलकर के जन्म दिया। तो हमारे माता और पिता ने मिलकर के जब जन्म दिया तो हम और आप जो थे वो माँ के गर्भ में थे। ठीक है, भ्रूण के रूप में, उसी भ्रूण में वृद्धि एवं विकास चल रहा था, तो बाद में शिशु बने, फिर जन्म लेकर के आए। तो किस तरीके से पता यह चल सकेगा कि जो माँ के गर्भ में संतान जो पल रही है, ठीक है, जिसका 9 महीने पश्चात जन्म होना है, वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, अर्थात लड़की है कि लड़का है। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में और जब हम इस चीज़ का पता लगा लेंगे तो इसी को कहेंगे कि मानव में लिंग निर्धारण हो चुका, अर्थात स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इस चीज़ को हम जान चुके हैं। तो ये चीज़ हमको समझना है, आइए समझते हैं। तो बच्चों देखिए होता क्या है कि हम किसके बने हैं बताइए? कोशिका के बने हैं, है ना। हम सभी लोग, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे संसार के समस्त प्राणी हो, वो सारे के सारे किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ईंट क्या करती है, जिस तरीके से दीवार बनाती है, दीवार जिस तरीके से कमरा बनाता है, कमरा जिस तरीके से मकान बनाता है, ऐसे ही मनुष्य क्या होता है, कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं, ऊतक से अंग बनता है और अंग से पूरा मानव शरीर बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम लोग किसके बने हुए हैं बताइए? कोशिका के बने हुए हैं। और कोशिका के अंदर आप देखेंगे कि कोशिका के अंदर ही पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है बताइए? केंद्रक। ये क्या होता है? कोशिका का एक प्रकार से अंग होता है और इसको कोशिकांग कहा जाता है। मैं आपको केंद्रक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। केंद्रक कोशिका का डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर का मतलब होता है बच्चों निर्देशक। मतलब आपने देखा होगा ना कि एक फिल्म बनती है तो उस फिल्म में भी क्या होता है? एक डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर ही बताता है हीरो को और हीरोइन को और विलन को कि किस तरीके से शूटिंग करना है, कैसे डांस करना है, कैसे कौन सा एक्शन करना है। अगर उस फिल्म में डायरेक्टर नहीं रहेगा तो उस फिल्म में हीरो और हीरोइन चाहे जितने अच्छे हो जाएंगे, आप अजय देवगन को ले लीजिए, शिल्पा शेट्टी को ले लीजिए या भले ही काजोल को ले लीजिए, लेकिन वो फिल्म अच्छी नहीं बनेगी। क्योंकि डायरेक्टर ही क्या करता है? डायरेक्ट करता है उस हीरो और हीरोइन को और विलन को, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी पात्र होते हैं उस फिल्म में, सबको डायरेक्ट करता है कि आपको कैसे परफॉर्म करना है, आपको कैसे कार्य करना है। तब जाकर के वो फिल्म बहुत ही अच्छी होती है और सुपरहिट होती है। तो ऐसे ही बच्चों, हमारी कोशिका के अंदर जो भी क्रियाएँ संचालित होती हैं उन सारी क्रियाओं को निर्देशित करने वाला कौन होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक के आदेश पर ही सारी क्रियाएं संचालित होती हैं। ठीक है, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक में आप देखेंगे बच्चों तो केंद्रक में पाया जाता है गुणसूत्र। क्या पाया जाता है बताइए? गुणसूत्र। अब आपको एक चीज़ और बताते चलता हूँ, गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो अगर आपको कहीं पर क्रोमोसोम शब्द लिखा मिल जाता है या कोई बोल देता है आपके सामने तो आप कन्फ्यूज ना होइएगा। हम चाहे गुणसूत्र कहें और चाहे क्रोमोसोम कहें, बात एक ही है ना। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? मैं समझा रहा हूँ कि जो केंद्रक होता है, इसी केंद्रक में गुणसूत्र होता है और इसी गुणसूत्र को हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि मनुष्य में चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, ठीक है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, इन सब में, ठीक है, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? 46। अर्थात क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, चाहे वो नर हो बच्चों और चाहे वो मादा हो, अर्थात चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है। अब अगर इसके जोड़े बनाए बच्चे तो बताइए कितने बनेंगे? आपने देखा होगा कि जब हम चप्पल खरीदने जाते हैं दुकान पे तो क्या एक चप्पल खरीद के लाते हैं? नहीं, 2 चप्पल लाते हैं। तो उन दोनों से कितने जोड़े बनते हैं बताइए? 1 जोड़े बनते हैं। ठीक है, तो 2 से 1 जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगर 46 में 2 से भाग दे देते हैं तो कितना आएगा बताइए? 23 आएगा। कितना आएगा बताइए? 2 दूनी 4 और 2 तियाई 6, यानी 23 आएगा। तो हमने देखा कि जो गुणसूत्र हैं इनके अगर हम जोड़े बनाएं, ठीक है, जोड़े बनाएं, पेयर बनाएं, तो कितने जोड़े बनेंगे गुणसूत्र बताइए? 23। यानी हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि जो मनुष्य होते हैं उन मनुष्यों में, चाहे वो स्त्री हो बच्चों चाहे वो पुरुष हो, सबके अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब अगर मैं मेल हूँ, मतलब मैं अगर पुरुष हूँ तो मेरे अंदर भी 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, अर्थात 46 संख्या है क्रोमोसोम की।
और कोई फीमेल है तो उस फीमेल के अंदर भी 23 जोड़े गुणसूत्र ही हैं, अर्थात उसके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 46 ही है। अब आपको कुछ चीज़ों को समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, एक तरफ लिखता हूँ नर, ठीक है, और एक तरफ लिखता हूँ मादा, ठीक है, मादा। अब आपको मैंने क्या बताया कि नर हो या मादा हो, सब में क्या होता है, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मादा में भी कितने पाए जाएंगे, 23 जोड़े पाए जाएंगे। टोटल संख्या कितनी होगी, 46। इधर भी टोटल संख्या कितनी होगी बताइए, 46, और साथ कितनी होगी बताइए, 46। अब कुछ चीज़ों को बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए नर में और मादा में 22 जोड़े तक के गुणसूत्र जो होते हैं बच्चों, जो 22 जोड़े तक के क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल हूबहू समान होते हैं। अब 22 जोड़े का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि 22वां गुणसूत्र नहीं, 22वां गुणसूत्र नहीं। अगर 22वें गुणसूत्र की आप बात करेंगे तब तो वो जोड़े में कुछ और हो जाएगा, 11वां जोड़ा बन जाएगा। लेकिन मैं 22वें जोड़े की बात कर रहा हूँ। जैसे पहला जोड़ा है, दूसरा जोड़ा है, तीसरा जोड़ा है, चौथा जोड़ा है, ऐसे करते करते, ठीक है, ऐसे करते करते हम देखेंगे बच्चों, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अर्थात चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, तो नर में जो 22 जोड़े तक के गुणसूत्र होते हैं और मादा में भी जो 22 जोड़े तक के गुणसूत्र होते हैं वो आपस में क्या समान होते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने देखिए समान कलर से दिखाया है। लेकिन नर के जो गुणसूत्र बच्चों होते हैं 23वें जोड़े के, वो अलग होते हैं। नर के 23वें जोड़े के गुणसूत्र अलग होते हैं, और जो मादा होती है अर्थात जो स्त्री होती है उसके 23वें जोड़े के गुणसूत्र क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो इसलिए मैं देखिए इसको अलग अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए तो 23वें जोड़े का गुणसूत्र क्या है, अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग कलर से मैंने दिखाया है। और 22वें जोड़े का गुणसूत्र मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा बच्चों 22वें जोड़े तक के गुणसूत्र जो होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं गुणसूत्र की वजह से ही क्या होता है, इन्हीं गुणसूत्र की वजह से आपने देखा है कि कुछ स्त्रियों में और कुछ पुरुषों में, ठीक है, कुछ अंग समान पाए जाते हैं। जैसे स्त्री की 2 आँखें हैं, पुरुष की भी 2 आँखें होती हैं। 2 हाथ पुरुष के तो 2 हाथ जो है स्त्री के भी होते हैं। कुछ ही बॉडी के पार्ट्स, कुछ ही अंग जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, और उन्हीं अंगों से पता चल पाता है कि ये स्त्री है कि पुरुष है ना। तो वो जो अंग भिन्न होते हैं बच्चों, वो 23वें जोड़े गुणसूत्र की वजह से होते हैं। ये 23वें जोड़े का जो गुणसूत्र है यही तय करता है कि फीमेल बनेगी अर्थात स्त्री बनेगी, अथवा मेल बनेगा अर्थात पुरुष बनेगा। तो जरा चलिए समझ लेते हैं कि इन गुणसूत्रों के नाम क्या होते हैं। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। 22 जोड़े तक के गुणसूत्र बच्चों एकदम समान होते हैं, और 22 जोड़े तक के गुणसूत्रों को, चाहे वो स्त्री में का हो और चाहे पुरुष में का हो, इसको हम कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहेंगे बताइए, ऑटोसोम। ये चीज़ याद रखना है, ये कहलाएगा ऑटोसोम। लेकिन फिर मैंने आपको समझाया कि 23वें जोड़े का गुणसूत्र जो होता है, चाहे वो स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, वो असमान होता है, बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। इसी वजह से जो पुरुष के अंदर की संरचना होती है, जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, और स्त्री के जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए अब देखिए 23वें जोड़े का जो गुणसूत्र है पुरुषों के अंदर, और जो 23वें जोड़े का गुणसूत्र है स्त्रियों के अंदर, ये क्या होता है, असमान होता है। इसलिए मैंने देखिए अलग अलग कलर से दिखाया है। और इस गुणसूत्र को बच्चों कहते हैं लिंग गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र कहेंगे, लिंग गुणसूत्र कहेंगे, है ना। क्योंकि यही गुणसूत्र जो होते हैं वो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं कि मनुष्य जो है अर्थात वो स्त्री होगा कि पुरुष होगा, अर्थात मेल होगा कि फीमेल होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मैंने क्या समझाया कि 22 जोड़े तक के गुणसूत्रों को हम ऑटोसोम कहते हैं, जबकि 23वें जोड़े के गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और इसी लिंग गुणसूत्र से जो है बच्चों मनुष्य में अर्थात मानव में लिंग का निर्धारण होता है कि माँ के गर्भ में अगर कोई संतान पल रहा है तो वो संतान स्त्री है कि पुरुष है, ठीक है, मतलब नर है कि मादा है, ठीक है। अब चलिए कुछ चीज़ों को और बताता हूँ। चलिए देखिए होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई महिला क्या होती है, गर्भवती होती है। गर्भवती होने का मतलब है कि प्रेग्नेंट होना, मतलब उसके जो है गर्भाशय में गर्भ है, ठीक है, अर्थात उसके गर्भाशय में भ्रूण है, ठीक है, तो उसी को हम गर्भवती बोलते हैं। तो जो महिला प्रेग्नेंट होती है बच्चों, जब जाँच इसकी होती है, ठीक है, जहाँ पर अल्ट्रासाउंड होता है वहाँ पर जब जाँच होती है तो उस जाँच में क्या होता है, पता चल जाता है कि जो भ्रूण है वो मेल है कि फीमेल है। मेल है फीमेल है मतलब क्या है कि भ्रूण जो है वो नर है कि मादा है, ठीक है। तो अब लोग इसका क्या करने लगे, दुरुपयोग करने लगे। आजकल सभी को क्या चाहिए, सबको नर चाहिए, अर्थात सभी को लड़का चाहिए, किसी को लड़की नहीं चाहिए। तो आप जान रहे हैं कि लिंगानुपात घटता जा रहा है। लिंगानुपात घटने का मतलब क्या है कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कम होती जा रही है। तो 1000 पुरुषों पर अगर स्त्रियों की संख्या मान लीजिए 20 कम हो गई या 50 कम हो गई, ठीक है, तो वो 50 पुरुष की शादी किससे होगी, वो तो 50 पुरुष ऐसे ही बिना विवाहित के ही रह जाएंगे, मतलब बिना शादी के ही रह जाएंगे। तो ऐसे में देखिए बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ता है। जैसे तमाम सारे न्यूज़पेपर में सुनाई देता है, रेप के कांड बढ़ते हैं और भी बहुत सारे अपराध बढ़ते हैं। तो सरकार ने देखा कि ये सब अपराध इसी वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि स्त्रियों की संख्या लगातार घटती जा रही है, ठीक है, और पुरुषों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि हर किसी को लड़का ही चाहिए, पुरुष ही चाहिए। तो यहाँ पर लिंग अनुपात घट रहा है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियाँ हैं, ठीक है, उन स्त्रियों की संख्या घट रही है। लोग क्या करते थे,
पता लगाते थे कि गर्भ में जो संतान है वो संतान अगर फीमेल है तो भ्रूण हत्या करा देते थे। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, बैन कर दिया और पूरी तरीके से मना कर दिया कि अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो ये एक प्रकार का दंडनीय अपराध है। ठीक है, और एक प्रकार का कानूनी अपराध है, उसको जेल हो सकती है। ठीक है, तो अब ज़रा सोचने वाली बात यहाँ पर बच्चों ये है कि आखिर जहाँ पर ये जाँच होता था तो वो जाँच करने वाला जो डॉक्टर था आखिर कैसे पता लगा लेता था। आपने यहाँ देखिए क्या होता है कि जब कोई महिला जन्म देती है बच्चे को तब पता चल पाता है कि वो लड़का है कि लड़की है, अर्थात मेल है कि फीमेल है, लेकिन वो पहले ही बता देता था। जो अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर है वो पहले ही बता देता था कि जो गर्भ में संतान है वो लड़का है कि लड़की है। तो उसको याद रखिएगा कि किस तरीके से पता चल जाता था। तो होता ही है बच्चों ना कि स्त्री के जो गर्भाशय होते हैं, ठीक है, उस गर्भाशय में जब स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, तो एक प्रकार का फ्लूइड पाया जाता है, उसको इम्यूनिटिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटिक फ्लूइड माने होता है एक प्रकार का तरल। तो ये एक प्रकार का तरल उस स्त्री के गर्भाशय में मौजूद हो जाता है। ठीक है, और इस तरल के माध्यम से वो जो है पता लगा लेता था डॉक्टर कि वो जो लड़का है कि लड़की है, मतलब उसके गर्भ में जो लड़का है कि लड़की है। अर्थात इसी इम्यूनिटिक फ्लूइड में क्या मिल जाता था बच्चों? इसी इम्यूनिटिक फ्लूइड में लिंग को निर्धारित करने वाला क्रोमोसोम मिल जाता था। लिंग को बताने वाला क्या मिल जाता था? गुणसूत्र मिल जाता था। और लिंग को बताने वाला जब गुणसूत्र मिल जाता था तो उस गुणसूत्र से पता चल जाता था कि वो लड़का है कि लड़की है। तो इस तरीके से कुछ डॉक्टर लोग पता कर लेते थे कि गर्भ में जो संतान पल रही है वो लड़का है कि लड़की है। तो मैं बात कर रहा था बच्चों, मैं बात ये कर रहा था कि किस तरीके से लिंग का निर्धारण होता है। तो मैंने आपको समझाया कि 22 जोड़े तक के गुणसूत्र समान होते हैं जिनको हम ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, और मैंने बताया कि 23वें जोड़े तक के गुणसूत्र जो होते हैं, यानी 23वें जोड़े का जो गुणसूत्र होता है वो असमान होता है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होता है। और मैंने देखिए अलग अलग कलर से दिखाया भी था। चलिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, वो चीज़ देखिए अलग अलग कलर से मैंने दिखाया है। यहाँ पर एक ग्रीन है तो यहाँ पर देखिए दूसरा कलर है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, अलग अलग होते हैं लेकिन 22वें जोड़े के समान होते हैं क्योंकि कलर समान है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो 22वें जोड़े के गुणसूत्र समान होते हैं जबकि 23वें जोड़े के गुणसूत्र क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अब चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो नर में जो बच्चों 23वें जोड़े का गुणसूत्र होता है और जो मादा में 23वें जोड़े का गुणसूत्र होता है वो कैसे होता है? नर के पास जो 23वें जोड़े का गुणसूत्र होता है वो होता है X और Y, जबकि मादा के पास जो 23वें जोड़े का गुणसूत्र होता है बच्चों उसको याद रखना है कि वो होता है X और X। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ कि मादा के पास जो गुणसूत्र होता है 23वें जोड़े का वो क्या होता है? X और X होता है। अब इसी गुणसूत्र से हमें पता चल जाएगा कि जो संतान जन्म लेने वाली है या संतान जो गर्भ में पल रही है वो नर है कि मादा है। अब देखिए होगा क्या, सबसे पहले इन गुणसूत्रों में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या याद रखेंगे आप बताइए? अर्धसूत्री। ठीक है, और इसका मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा बताइए? युग्मक का निर्माण होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन कैसे होगा? अब ये दोनों गुणसूत्र क्या होंगे? आधे आधे हो जाएंगे। एक तरफ क्या हो जाएगा? एक तरफ Y हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा बताइए? एक तरफ X हो जाएगा। तो ये अर्धसूत्री विभाजन हो गया, आधा आधा हो गया। यहाँ पर भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो चलिए मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये कलर है आपके पास, चलिए दिखा देते हैं कि यहाँ भी अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो एक तरफ तो X हो जाएगा और एक तरफ भी क्या होगा बताइए? X हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या बन गया बताइए? युग्मक बन गए। अभी इसी युग्मक में बच्चों क्या करना है? हमको निषेचन करा देना है, क्रॉस करा देना है। तो हमें पता चल जाएगा कि जो संतान है वो क्या है, नर है कि मादा है। चलिए हम कराते हैं। तो इस यक्स का बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस यक्स में कराएंगे। तो ये यक्स और ये यक्स मिलेगा तो क्या बनाएगा यक्स और यक्स। अब फिर इस यक्स का हम कहाँ कराएंगे? इस यक्स में कराएंगे। तो चलिए करा लेते हैं फिर से कि इसी यक्स का हमने कहाँ करा दिया? इस वाले यक्स में करा दिया। तो ये वाला यक्स और ये वाला यक्स मिलेगा तो फिर से क्या बनेगा? यक्स और यक्स। तो इस यक्स से तो दोनों में हो गया। अब किसकी बारी है? वाई की बारी है। इसको कहाँ कराना है? इन दोनों यक्स में कराना है। तो आइए दूसरे कलर का यूज़ करते हैं। चलिए कराता हूँ, देखिएगा। अब इस y का क्या करना है? इस x में करना है, फिर इसी y का हमको इस x में करना है। तो कहते हैं इस y का हमको इस वाले x में करना है। तो क्या मिलेगा? पहले आ जाएगा x, फिर आ जाएगा y। फिर इस y का इस x में करना है तो करेंगे तो कैसे होगा? अब फिर से क्या होगा? देखिए फिर से होगा ये कि ये वाला y और x मिलेगा तो यहाँ पर फिर से बन जाएगा x और y। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको समझाया कि x y किसके लिए आता है बताइए? नर के लिए। तो यहाँ पर x y है तो मतलब ये क्या है बताइए? ये तो नर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x y नर के लिए आया है तो फिर से यहाँ पर x y है तो ये भी क्या बनेगा बताइए? नर ही बनेगा। लेकिन यक्स यक्स इसके लिए है मादा के लिए, तो यहाँ पर यक्स यक्स है तो कौन बनेगा बताइए? मादा बनेगा। और यहाँ पर देखिए फिर से यक्स यक्स आ गया तो कौन बनेगा बताइए? मादा बनेगा। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से होता है लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण हमने क्या देखा? लिंग निर्धारण में हमने बच्चों ये देखा कि जो मादा है उसके पास यक्स यक्स गुणसूत्र है, लेकिन पुरुष का
जैसे एक वाई वाला गुणसूत्र आकर के उसके एक्स गुणसूत्र से मिलता है, तुरंत क्या बन जाता है बताइए? नर। देखिए यक्स वाला तो गुणसूत्र, देखिए मैं समझाता हूँ फिर से समझिएगा। ये देखिए यक्स वाला गुणसूत्र है किसका? नर का। और ये वाला यक्स वाला गुणसूत्र है किसका? मादा का। तो ये नर वाला यक्स वाला और मादा वाला यक्स वाला मिल रहा है, तो यक्स और यक्स बन रहा है। तो बन क्या रहा है बताइए? मादा ही बन रहा है। लेकिन पुरुष का ये वाई वाला जैसे यक्स से मिल जा रहा है तुरंत नर बन जा रहा है। ये देखिए ये वाई वाला है और ये किससे मिल गया? ये मिल गया जा करके देखिए इस यक्स से, तो तुरंत क्या बन गया? यक्स वाई, मतलब क्या बन गया बताइए? नर बन गया। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की भूमिका होती है वो मादा की नहीं होती है, किसकी होती है? नर की ही होती है। ठीक है, नर का जो गुणसूत्र होता है वाई, वही तय करता है कि कब स्त्री के गर्भ में जो है मेल होगा अर्थात नर होगा कि फीमेल अर्थात क्या होगी बताइए? स्त्री होगी। तो जो लिंग गुणसूत्र में भूमिका निभा रहा है गुणसूत्र, वो कौन है बताइए? नर का गुणसूत्र है, ना कि मादा का गुणसूत्र है। अब मैं आपको एक विडंबना के बारे में बताता हूँ। देखिए अपने गांव घरों में क्या होता है कि किसी बहन बेटी की जब शादी हो जाती है और जब वो अपने ससुराल जाती है, तो ससुराल जाने पे जब उसको संतान उत्पन्न होती है, अर्थात जब वो संतान उसकी कोख से जन्म लेती है, संतान उसके गर्भ से जन्म लेती है, तो मान लेते हैं कि जो संतान है वो लड़की जन्म ली। क्या जन्म ली बताइए? लड़की जन्म ली। तो हर किसी को लड़का चाहिए, तो अब फिर लड़के की चाह में फिर से वो संतान उत्पन्न करते हैं दोनों दंपत्ति मिलके, तो फिर से क्या जन्म लेती है? लड़की। फिर से जब संतान उत्पन्न करना चाहते हैं क्योंकि लड़का चाहिए, तो फिर से उनको क्या मिलती है बताइए? लड़की मिलती है। फिर से क्या होता है? लड़की ही मिलती है। ठीक है, अब हर बार उस स्त्री को क्या हो रही है? लड़की ही जन्म ले रही है। तो उसके घर के जो लोग होते हैं, जैसे उसकी जो सास होती है, ननद होती है, तो ये सब उसको ताने देते हैं। ठीक है, ये सब सास अपने लड़के से कहती है कि ये स्त्री क्या है? खराब है, हर बार इससे लड़की ही जन्म ले रही, इसको छोड़ दो, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन वास्तव में अगर वो स्त्री पढ़ी लिखी होती तो समझा पाती कि ये उसकी वजह से नहीं है, बल्कि किसकी वजह से है? सासू माँ के बेटे की वजह से है। मतलब किसकी वजह से बताइए? नर की वजह से है, क्योंकि नर में ही यक्स वाई गुणसूत्र होता है। और ये वाई गुणसूत्र अगर उस स्त्री के यक्स गुणसूत्र से मिला होता, ठीक है, आपको हमने क्या समझाया था कि जो मादा होता है उस मादा में 2 यक्स गुणसूत्र होते हैं, इस तरीके से जोड़े में होते हैं। तो जैसे ही अब ये वाला यक्स, ये देखिए मादा का यक्स नर के यक्स से मिल जा रहा था, मतलब नर का यक्स मादा के यक्स से मिल रहा था, तो यक्स और यक्स ही बन रहा था, मतलब लड़की ही बन रही थी। लेकिन अगर नर का यक्स न मिला होता मादा के यक्स से, बल्कि वाई वाला अगर यक्स से मिलता, तो देखिए क्या बन जाता है? अब आप ही सोचिए कि ये वाई वाला अगर यक्स से मिल जाता तो यहाँ पर क्या बन जाता है? यक्स और वाई, अर्थात यहाँ पर क्या बन जाता है बताइए? लड़का बन जाता है ना। तो ये गलती किसकी है बताइए? लड़की की गलती नहीं, बल्कि किसमें समस्या है? समस्या है नर में। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से क्या होता है? मानव में लिंग का निर्धारण होता है। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जो मैंने इधर PDF लगा रखा है वो आपको साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अगली वीडियो में ये समस्या दूर करके मिलते हैं। ठीक है, तो इसका अध्ययन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के जरूर बताइएगा और बताइएगा वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।